So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise GST audit. हम क्विकली जो है GST audit को रिवाइज करेंगे एंड पहले हम GST audit के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, टैक्स ऑडिट के फिर इनकम टैक्स ऑडिट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसके बाद जो है MCQ सारे के सारे MCQ सीरीज़ के रिस्पेक्ट में सारे के सारे एक MCQ का वीडियो अपलोड करेंगे सेपरेटली। अभी हम इधर सिर्फ जो है GST ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो आप समझो GST ऑडिट 3 तरीके के होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन का क्रक्स यही है कि ये बोल रहा है कि GST में CA के लिए कोई स्कोप नहीं है, साथ ही साथ ये बोल दिया कि डिपार्टमेंट ऑफिसर के द्वारा के अलावा कोई दूसरा ऑडिट ही नहीं कर सकता। तो इनको समझाओ कि भाई 3 तरीके के ऑडिट होते हैं। एक ऑडिट होता है सेक्शन 35(5) में, एक होता है सेक्शन 65 में और एक होता है सेक्शन 66 में, ठीक है। सेक्शन 35(5) क्या बोलते हैं? सेक्शन 35(5) ये बोलता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा सकता है। तो हर रजिस्टर्ड पर्सन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा सकता है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा हो। इधर 2 करोड़ लिखा पर 5 करोड़ से ज़्यादा हो। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा सकता है CA या CMA से, ठीक है। अब ये बोला कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अब 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो मतलब क्या? एग्रीगेट टर्नओवर ना, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या? सारे सप्लाई आप ले लो, सारे सप्लाई आप ले लो पर टैक्स और सेस मत लेना। यही अपन ने इधर नोट्स में दे के रखा है कि 5 करोड़ तो ठीक है, मई 21 का अमेंडमेंट है, सारे सप्लाई ले लो, इनफैक्ट एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट सब ले लो, पर उसमें टैक्स और सेस नहीं होना चाहिए। और इन्वर्ट सप्लाई जिस पर RCM लगता है वो मत लेना। तो इन्वर्ट सप्लाई RCM वाला वो मत लेना। ये आपने बस एक बार आपने टर्नओवर बता दिया। फिर आपने ये बताया कि जो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन उसको फाइल भी करना पड़ता है। अब उसको जब एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न के साथ उसको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रजिस्टर्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने पड़ते हैं थ्रू कॉमन पोर्टल। मीन्स एक तो ऑडिट का हमने बताया, फिर एग्रीगेट टर्नओवर बताया, फिर ये बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल के थ्रू। और साथ ही साथ ये बताओ कि फिर 35(5) कौन एंटिटीज इन एंटिटीज़ पे नहीं लगता, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एंटिटीज़ पे नहीं लगता जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट कैग ऑडिट करेगा। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट अगर कैग ऑडिट करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट 35(5) में नहीं होगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन 65। सेक्शन 65 में उन्होंने ये बताया कि सेक्शन 65 जो है एक रूटीन ऑडिट है जो टैक्स ऑफिस में होता है। अब टैक्स अथॉरिटी उसके लिए 15 दिन का आपको नोटिस देती है ADT 1 में रजिस्टर्ड पर्सन को कोऑपरेट करना है और सारी बुक्स प्रोवाइड करनी है। अब पॉइंट ये है कि ये ऑडिट या तो टैक्स ऑफिसर्स के ऑफिस में हो सकता है या तो प्रीमाइस में हो सकता है, एंटिटी जो रजिस्टर्ड पर्सन के प्रीमाइस में हो सकता है। जो भी है, ऑडिट का जो कमेंसमेंट है अगर आप देखो तो जब बुक्स अवेलेबल हो जाए और जब एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट हो व्हिचएवर इज लेटर, तब से ऑडिट कमेंस होगा। और जिसको जो है अगले 3 महीने में कंप्लीट करना है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। 3+3 नहीं है, इधर 3+6 है। और ऑब्वियस सी बात है जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो रीजंस तो आपको राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सो टैक्स अथॉरिटी 15 डेज़ का नोटिस देंगे एंड रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कोऑपरेट करना है विद प्रॉपर ऑफिसर। ऑडिट का कमेंसमेंट जो होगा बुक्स अवेलेबल या एक्चुअल ऑडिट स्टार्ट विच एवर इज लेटर, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ऑडिट का कंप्लीशन 3 महीने में करना है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 6 मंथ, ठीक है। 1 सेकेंड। और जो भी ऑडिट आपने कंप्लीट कर लिया, देन ऑडिट आपकी फाइंडिंग्स आप कम्युनिकेट करोगे। तो कम्युनिकेट आप करोगे 30 डेज़ में रजिस्टर्ड पर्सन को इन राइटिंग। जैसा मैंने आपको बोला कि कंप्लीशन 3 महीने में करना है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 6 मंथ। अब जो फर्दर एक्सटेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, साथ ही साथ फाइंडिंग्स है जो आपको कम्युनिकेट करोगे नेक्स्ट 30 डेज़ में रजिस्टर्ड पर्सन को। तो आपको जो है फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करना है इन राइटिंग, ठीक है, टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो भी है रजिस्टर्ड पर्सन की, वो भी आप कम्युनिकेट करोगे कि ये ऑडिट है, ऑडिट में ये फाइंडिंग्स मिली है, अब आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है। फिर आती बात सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 से बोलता है ये है स्पेशल ऑडिट। अब इधर ऑडिट जो होता है वो CA CMA ही करते हैं, पर इधर एक्सपर्ट रहते हैं। तो क्या लिखा है? एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी जो भी चल रहा है, अगर असिस्टेंट ऑफिसर या उसके अबव की रैंक को रीज़न टू बिलीव, ठीक है, रीज़न टू बिलीव, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑफिसर या अबव की रैंक को, मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर, रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो केस की नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, तो केस के नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, 2 चीज़ को रिगार्ड करना है। एक तो केस है उसकी नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को देखते हुए, मीन्स एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन
ठीक है। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू, किसी भी स्टेज पे ऑफिसर नॉट बिलो मतलब असिस्टेंट ऑफिसर इसके अबव, ठीक है, विद रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हैज़ रीज़न टू बिलीव, ठीक है, और इज़ ऑफ द ओपिनियन कि वैल्यू जो है वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है, वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है मतलब टर्नओवर की, या क्रेडिट जो है आपने अवेल करा है वो ज़्यादा अवेल कर दिया। तो टर्नओवर वैल्यू आपने करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है, क्रेडिट आपने ज़्यादा अवेल कर दिया है, तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में वो अप्रूवल लेता है कमिश्नर से और डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन कम्युनिकेट करता है राइटिंग में टू गेट हिट्स रिकॉर्ड ऑडिटेड, ठीक है। तो डिस्पाइट उसका ऑडिट हो गया हो सीए या सीएमए द्वारा जो पहले ही, पर स्पेशल ऑडिट में उसका ऑडिट वापस से होगा और सीएमए ही करेंगे, पर ये ऑडिटर जो है नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर होंगे। तो मैं आपको वापस बोल दूँ, एनी स्टेज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर गिविंग रिगार्ड टू नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट इज़ ऑफ ओपिनियन, ठीक है, वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है, आईटीसी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा क्लेम करा है, तो ऐसे केस में वो इन्फॉर्म कर देंगे, प्रायर अप्रूवल लेके कमिश्नर से डायरेक्ट करेंगे सच रजिस्टर्ड पर्सन को टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए एज नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। और यही लिखा हुआ है कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ओपिनियन में पूछे कि वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है, क्रेडिट नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अवेल करा है, ठीक है। तो सी, ठीक है, तो वो प्रायर अप्रूवल लेके कमिश्नर का, ठीक है, गेट इट्स रिकॉर्ड ऑडिटेड। अब टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, एक ऑडिट के कंप्लीशन की टाइम लिमिट, राइट। जैसे कि रूटीन ऑडिट अपना 3 महीने में विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 6 मंथ, ये जो ऑडिट होता है वो 90 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड फॉर 90 डेज़। एंड ऑब्वियस ही बात है कि सच ऑडिट रिपोर्ट इज़ ड्यूली साइन एंड सर्टिफाइड बाय हिम टू द सेट रजिस्टर्ड टू द सेट असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर जो है टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, एप्लीकेशन उनको दो के, ठीक है, और अगर गुड एंड सफिशिएंट रीज़न है, मटेरियल एंड सफिशिएंट रीज़न है तो एक्सटेंड हो सकता है फर्दर पीरियड 90 डेज़ तक। और तो 90 डेज से फर्दर 90 डेज़ में एक्सटेंड करने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन दे सकता है, सीएमए एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, या अगर गुड एंड सफिशिएंट रीज़न है तो ऐसे केस में जो है फर्दर पीरियड और एक्सटेंड हो जाएगा। अगर स्पेशल ऑडिट करते समय कुछ मटेरियल गैदर हुए तो रजिस्टर्ड पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मटेरियल गैदर, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ स्पेशल ऑडिट। और वो जो मटेरियल गैदर करा है विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट हिम, तो कोई से मैटर स्पेशल ऑडिट में हमने गैदर करे हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे वो मैटर अगर हम उसका यूज़ करें अगेंस्ट हिम। और बाकायदा स्पेशल ऑडिट में आपको जो मटेरियल मिला है जब उसका अगेंस्ट में आप यूज़ करोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, तो उसके पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करने के लिए GST ADT 4 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है वो कमिश्नर्स को बियर करेगा। और स्पेशल ऑडिट से जो भी स्पेशल ऑडिट के बाद जो एक्शन लिए जाएंगे वो 73-74 में लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें इधर लिखी हुई है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक पॉइंट समझने का ये है कि अगर स्पेशल ऑडिट जो हमने कंडक्ट किया है दिस रिजल्ट इन टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, रिफंड एररनेसली कर लिया, ITC रॉन्गली अवेल कर लिया या यूटिलाइज़ करा है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएट करेगा एक्शन, ठीक है। मतलब कि टैक्स, ठीक है, रिफंड, ITC, टैक्स आपने शॉर्ट पेड करा या तो पे नहीं करा, ITC रॉन्गली अवेल करा, रिफंड आपने एररनेसली करा है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर 73-74 में एक्शन लेगा, प्रोवाइडेड स्पेशल ऑडिट से ये रिजल्ट निकलता है। तो अगला क्वेश्चन, इन सीरियल नंबर 5G GST 9C में टर्नओवर जो इंक्लूड होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून, वो डिक्लेयर्ड एंड डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल टर्नओवर, वो शैल बी डिक्लेयर्ड एंड डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल टर्नओवर। मतलब कि जो देखो 1 जून से GST आया ना, तो जो अप्रैल 2017 से जून 2017 तक जो भी टर्नओवर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिडक्ट होगा एनुअल टर्नओवर से टू अराइव, ताकि GST लॉ के हिसाब से टर्नओवर आ जाए। मतलब ये 2017 का केस चल रहा है। अब समझो, तो फॉलोइंग सप्लाई सी, ये बोल रहे हैं फॉलोइंग सप्लाई जो टर्नओवर अप्रैल से जून का पार्ट होंगे, समझो, ठीक है। गुड्स मैन्युफैक्चर हुए फैक्ट्री से क्लियर हो गए 1/6 को, पर जो है सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस पे पर गुड्स को अप्रूव ही नहीं किया गया और 25 दिसंबर को वापस आ गए। अब पॉइंट ये है कि स्टिपुलेटेड पीरियड 6 महीने में अगर अप्रूव नहीं हुए तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता टर्नओवर में, राइट। तो सी,
इधर जो रिटर्न हुए हैं अगर आप देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर, तो 1 जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर तक रिटर्न हो जाता था। तो अब सिंस 1 दिसंबर तक रिटर्न तो हुआ नहीं, 6 महीने में रिटर्न हो जाता ना, टर्नओवर में इंक्लूड ही नहीं करते। पर साला इन्होंने 6 महीने में रिटर्न ही नहीं किया, बाद में रिटर्न कर रहे तो टर्नओवर में तो इंक्लूड करेंगे, राइट। तो जो जीएसटी है वो तो दिसंबर 17 को पे होगा, भले ही ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट अप्रैल से जून में हुए। फिर दूसरा पॉइंट है कि ये एक्साइज ड्यूटी वाला क्वेश्चन है, राइट। उसी देखा जाए तो ये 2017 बेसिस पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं भी करो तो चलेगा। अब देखो PQR टेक्सटाइल कंपनी है, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, XYZ CA है जो जीएसटी ऑडिट के लिए अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो XYZ फर्म है, ठीक है, जो जीएसटी ऑडिट के लिए अपॉइंट हुई। CA जो XYZ के अंदर फर्म के अंदर CA है संधू, उसने ऑब्जर्व करा कि PQR ने तो 3B फाइल ही नहीं करा है जुलाई का, और GSTR 1 भी नहीं भरा। तो आप क्या एडवाइस दोगे क्लाइंट को? अपन क्लाइंट को यही बोलेंगे कि भाई भरना रिटर्न, क्योंकि रिटर्न भरेगा तभी तो ऑडिट कर पाएंगे। तो फाइल ऑल GSTR 3B1 बिफोर रिटर्न, ठीक है। तो बिफोर ऑडिट तो फाइल ऑल GSTR 1, 3B एंड एनुअल रिटर्न बिफोर ऑडिट। क्यों बोल रहे हैं? ताकि फिर ऑडिटर जो है रिटर्न को वेरीफाई कर सके, सो दैट ऑडिटर कैन वैलिडेट एंड वेरीफाई द रिटर्न फाइल बाय द कंपनी, ठीक है। तो वैलिडेट एंड वेरीफाई कर सके रिटर्न्स, वेरीफाई कर सके ITC क्लेम प्रॉपर करा है कि नहीं करा है, आउटवर्ड सप्लाई प्रॉपर्ली डिक्लेयर करे कि नहीं करी, टैक्स आपने प्रॉपर पे करा है कि नहीं करा। तो एक जनरल चीज़ है कि आप उसको एडवाइस करोगे कि 1, 3B एनुअल रिटर्न फाइल कर, ताकि जो है ऑडिटर वैलिडेट एंड वेरीफाई कर सके, रिटर्न फाइल रिटर्न्स, वेरीफाई कर सके ITC क्लेम, ठीक है, वेरीफाई कर सके ITC क्लेम, तो प्रॉपर आपने ITC क्लेम प्रॉपर कराया कि नहीं कराया, GST लाइबिलिटी प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करे कि नहीं। साथ ही साथ चलो ऑडिटर को कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर किसकी? ऑडिटर के पास कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होना चाहिए, मतलब एक नॉलेज होना चाहिए। काय का नॉलेज? काय का कि मंथली रिटर्न और एनुअल रिटर्न, मंथली रिटर्न एनुअल रिटर्न का बैकअप, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकअप, ठीक है, बैकअप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकअप, ठीक है। साथ ही साथ GST पोर्टल पे से रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो रिटर्न्स के बैकअप के बारे में जानकारी, GST पोर्टल में से रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, साथ ही साथ ITC कब अवेल करा जाता है, कब एग्जाम्प्ट है, कब ब्लॉक क्रेडिट है, सारे GST चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। बस ये पॉइंट्स है, बस ये याद रखना कि मंथली रिटर्न एनुअल रिटर्न के बैकअप की अंडरस्टैंडिंग और GST पोर्टल से रिटर्न कैसे जनरेट, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो सी एडवाइस क्या करेगा GST ऑडिटर? ये एडवाइस रहेगा कि आप सारे रिटर्न फाइल करो, ताकि जो है ऑडिटर बाद में वैलिडेट एंड वेरीफाई कर सके रिटर्न्स, एंड वेरीफाई कर सके टर्नओवर, आउटपुट, GST लाइबिलिटी, जो भी ITC क्लेम करे है सबको वेरीफाई कर सके। साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होना चाहिए ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन मंथली एंड क्वार्टरली बैकअप, मंथली एंड एनुअल बैकअप्स, एनुअल रिटर्न के बैकअप्स, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पोर्टल से रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी जो GST के चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर जो है इस अंडरस्टैंडिंग में बोल कर रखा है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है? शांतिनाथ को अपॉइंट किया है ऑडिटर RST कंपनी में। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसने फाइंड करा कि कंपनी ने अवेल करा एक्सेस ITC, लो 40 लाख का उसने ज़्यादा ITC अवेल करा है, तो उसने रिकमेंडेशन करी। अब उसने रिकमेंडेशन करी पर मैनेजमेंट जो है रिफ्यूज़ टू पे एक्सेस ITC, पर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि यार ठीक है, अगर ऑडिटर ने फाइंड करा है एक्सेस ITC, उसने रिकमेंडेशन दी है ना एडिशनल लाइबिलिटी पे करने का, तो ऑडिटर ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया और ये बोला कि तुम्हारी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। तो हाँ ठीक है ना, ऑडिटर तो वैसे भी रिकमेंड करता है कि देखो मेरे को ज़्यादा दिखा है, मेरे को ये समझ में आया है आपने ITC ज़्यादा अवेल करा, ऐसे कैसे आप पे कर दो भैया 40 लाख के ITC। मैनेजमेंट बोलेगा कि तू कौन होता है बोलने वाला, तेरी रिकमेंडेशन है, मेरी इच्छा मैं मानूंगा, मेरी इच्छा तो मैं नहीं मानूंगा, बोलने का होगा तो मेरे को अफसर डिमांड ऑर्डर इशू कर देगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो बोलना है वो करेक्ट है, ऑडिटर तो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। और अगर आप 9C में देखो ना, 9C के एनालिसिस में जब आप 1 सेकेंड यार 9C के एनालिसिस में जब आप पार्ट 5 देखते हो, तो आपने 9C के पार्ट 5 देखा, ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन। कुछ रिकन्सिलेशन हुआ नहीं, वो रिकन्सिलेशन क्या कर सकते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्नओवर है विद टैक्सेबल सप्लाईज, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्नओवर है विद टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, उससे कंपेयर करता है।
और ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन कुछ अगर एडिशनल लाइबिलिटी आई है तो ऑडिटर उस पर रिकमेंडेशन देता है। 1 सेकेंड, तो कंटेंशन मैनेजमेंट का करेक्ट है, ऑडिटर के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर है। सच रिकमेंडेशन मे और मे नॉट बी एक्सेप्ट बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन का ऑप्शन है कि एक्सेप्ट करे नहीं करे, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन चूज टू कर सकता है टू मेक पेमेंट और इवन चूज टू रिजेक्ट। अगला क्वेश्चन, बाहुबली ने आउटपुट सप्लाई करा 4 लाख का 30 अप्रैल को, क्रेडिट पीरियड 15 दिन का था, पर सामने वाले ने पेमेंट करा है 45 दिन में, तो एक्स्ट्रा 30 दिन और उसने लगाए तो उसने डिले पेमेंट किया और उसने 4,04,000 का पेमेंट किया। अब 3B और 1 में तो उसने सप्लाई दिखाया 4 लाख, तो ये तो गलत हो गया, आपको 4,04,000 दिखाना था, ठीक है। और GSTR 9 में भी ऐसा करा, तो एज ए GST ऑडिटर, ठीक है, एज ए GST ऑडिटर इन फॉर्म 9C मतलब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में व्हाट एक्शन इज रिकमेंडेड, क्या एक्शन रिकमेंड करोगे? सबसे पहले आप बताओगे कि 15(2)D मतलब सेक्शन 15 सप्लाई कर देता है, 15(2)B के हिसाब से आप जब आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कंप्यूट करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लेट पेमेंट, ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द डिले पेमेंट फॉर कंसिडरेशन, आप सप्लाई है कंसिडरेशन का आप डिले पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट को भी आप सप्लाई में इंक्लूड करोगे। तो GST ऑडिटर रिकमेंड करेगा टू डिस्चार्ज करो लाइबिलिटी, वो ये बोलेगा कि 4,000 को इंटरेस्ट को भी सप्लाई में ऐड करो एंड अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करो, तो एडिशनल लाइबिलिटी वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। आपको पे करना तो करो, मत करना नहीं करना तो मत करो, रिजेक्ट कर दो ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब सी देखो, सुदर्शन लिमिटेड के 5 ब्रांचेस है, ब्रांच वाइज टर्नओवर इतना दे के रखा है। अब कंपनी वुड सब्जेक्ट टू ऑडिट, ठीक है, ऑडिट तो ये है, और जो है मुंबई और दिल्ली वुड बी सब्जेक्ट टू ऑडिट। क्या नन ऑफ द ब्रांच, क्या सारी ब्रांच? अब सी देखो सबसे पहले लिमिट देखो, क्या 5 करोड़ से ज़्यादा है पूरी लिमिट? तो हाँ, टोटल देखा जाए तो 5 करोड़ से ज़्यादा है। कैसे कहते हैं सारी ब्रांच का ऑडिट होगा, ऑल द ब्रांचेस वो सब्जेक्ट टू ऑडिट, ठीक है। अब भले उस ब्रांच से एग्जाम सप्लाई होती हो। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो क्या कैसा क्वेश्चन है। वाइल कंडक्टिंग GST ऑडिट आपने ऑब्जर्व करा कि गुड्स एक्सपोर्ट करे थे MNP लिमिटेड में जो USA में लोकेटेड है, तो गुड्स एक्सपोर्ट करे तो वैल्यू ऑफ गुड्स $2 लाख है। एक्सचेंज रेट तो हम CBC का लेंगे, तो रिटर्न के हिसाब से तो 65 है, पर अकाउंट से हम RBI का लेते हैं तो RBI के हिसाब से 68 है। हम अकाउंट्स से GST के टर्नओवर पे आते हैं, GST से अकाउंट्स के टर्नओवर पे नहीं जाता है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, तो अकाउंट्स में 65 है और CBC में 60 अकाउंट में 68 है, CBC में 65 है, तो आप पहले 3 लाख डिडक्ट करोगे, तो ये लिखा हुआ है पहले 3 लाख डिडक्ट करोगे। फिर उसके बाद पर जब मनी रिसीव हुआ तो आपके जो है एक्सचेंज में 70 हो गए, मतलब अकाउंट में 68 से बुक था, मनी रिसीव हुआ, ठीक है, तो देखा जाए तो PNL में क्रेडिट हो गया वापस 2, तो ले दे के टर्नओवर तो आपका 70 से बुक हो गया, 68 ट्रेडिंग में क्रेडिट है, 2 PNL में क्रेडिट है, तो पहले आपने 3 कम किया था, अब आपको वापस से और 2 कम करना है, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट करोगे एडजस्टमेंट। तो जो 3 का डिफरेंस है, 3 × 2 लाख मतलब कि 6 लाख को रिड्यूस करोगे एनुअल टर्नओवर में से एज पर द फिनेंशियल्स। तो हम समझो एनुअल टर्नओवर फ्रॉम द फिनेंशियल से हम एनुअल टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, हम GST पे आते हैं, फिर वापस से हमको 2 करना पड़ेगा कम, ठीक है, 2 वापस से कम करना पड़ेगा, तो रिड्यूस वापस से करना पड़ेगा, ठीक है, टू अराइव एट रेवेन्यू एज पर GSTR 9। तो सी हम क्या करते हैं, टर्नओवर एज पर फिनेंशियल्स से हम टर्नओवर एज पर GSTR 9 पे आते हैं, ठीक है। चलो अगला, क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा इफ़ एक्सचेंज रेट जब पैसे रिसीव होंगे तब 68, जब 70 की जगह 66 हो जाएगा? तो सी पहले 68 था, तो पहले 68 से 65 से आए, तो हमने 3 लाख पहले 3 × 2 लाख डॉलर 6 लाख हमने पहले रिड्यूस करा, तो 68 से 65 पे आए, ठीक है। अब बाद में पता चला कि वैल्यू जो है वो 66 हो गई, मतलब कि अमाउंट जो है वो 66 हो गया, तो ऐसे केस में हमने जो ज़बरदस्ती का 3 लाख रिड्यूस करा था, अब हमको समझ में आया कि और वैल्यू कम हो गई है, राइट। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो हमको 66 से ही 65 पे आना था, मतलब कि हम पहले अकाउंट्स में समझे थे 68, हमारा था 65, तो हमने पहले 3 लाख रिड्यूस कर दिया ये सोचते हुए कि हमको 68 से 65 पे आना है। अब पता चला कि रिवेन्यू, ठीक है, जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसिप्ट वैल्यू 66 हो गई है, तो जब वैल्यू 66 हो गई है तो आपको 2 लाख तो आपका वैसे ही PNL में डेबिट हो जाएगा। जब आपका 2 लाख मतलब कि जब आपका ₹2 PNL में डेबिट हुआ
68 आपका सेल्स से क्रेडिट था, 2 आपका पीएनएल में डेबिट हुआ, तो ले दे के आपकी नेट सेल्स सिर्फ 66 रुपये में बुक हुई। तो आप 68 से 65 पे क्यों आ रहे हो? आपको कायदे से 66 से 65 के पे आना था। तो जो आपने 68 से 65 पे आते हुए 3 लाख को रिड्यूस करा, अब आप 2 लाख ऐड करोगे तब जाके वो रहेगा कि 66 या 65 पे आए हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस 66 से 68, सी डिफरेंस इन द अमाउंट बुक्ड इन द अकाउंट्स। यस, एज द डिफरेंस इन द अमाउंट बुक्ड इन द अकाउंट्स, अकाउंट्स में कितने पे बुक हुआ? 66 से बुक हुआ। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ? सेल 68 से बुक हुई, एक्चुअल अमाउंट को 66 हुआ, तो 2 और उससे हो गया 4 तो वो डेबिट हो गया पीएनएल में, तो वो ऐड करना पड़ेगा एनुअल टर्नओवर में। समझ में आ गया? एनुअल टर्नओवर में क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि आपने पहले ही रिड्यूस कर दिया था, राइट। अगर आप 68 से 65 पे आए हो तो आपने 6 लाख रिड्यूस कर दिया था, तो आपको अब 4 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो वापस से जो रीवर्किंग है, सबसे पहले तो आप सिंपल सा बात है कि 6 लाख आप रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम द टर्नओवर एज पर द फाइनेंशियल्स टू कम एट द टर्नओवर एज पर जीएसटी 9। देन आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा टर्नओवर एज पर द फाइनेंशियल्स, आपको ऐड करना पड़ेगा टू गेट टू द टर्नओवर एज पर जीएसटी 9। ये वापस से वही आ गया कि आपको 4 लाख 4 हज़ार आपको इंटरेस्ट डालना था, आपको 4,000 इंटरेस्ट डालना था, तो 15(2)D पहले आप बता दोगे, राइट। फिर आप बोल दोगे कि आपके पास ऑप्शन है टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। सबसे पहले तो समझो, अगर आपने 4,000 को सेल्स में नहीं दिखाया तो एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास एक ऑप्शन होता है टू पे, ठीक है, कि वो डिस्चार्ज कर दे लाइबिलिटी जब वो अपना एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 फाइल कर रहा है, तो सारा भूल चूक माफ़ कर दे। पर अगर उसने तब भी नहीं करा तो ऑडिटर रिकमेंड करेगा एडिशनल लाइबिलिटी, तो ऑडिटर रिकमेंड करेगा एडिशनल लाइबिलिटी कि आप डिस्चार्ज करो वो लाइबिलिटी को, ठीक है, जीएसटी 9C से। अब देखो अगला क्वेश्चन, अरिहंत प्राइवेट लिमिटेड इंगेज ए बिजनेस में वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है, ठीक है, टर्नओवर इसका 74 करोड़ है, टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है, तो काम टैक्स ऑडिटर ने चालू कर दिया। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 न्यू लोकेशन में, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी उसका नहीं आया, पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है, विच कैन बी वेरीफाई बाय चेकिंग डिटेल्स। तो बाय चेकिंग द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, विच कैन बी वेरीफाई बाय चेकिंग द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, इन दिस केस ऑडिट प्रोसीजर क्या करना चाहिए टू वेरीफाई दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। सी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का आरसी तो आपको मिल नहीं रहा है, पर पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसे केस में ऑडिटर ने जिसने टैक्स ऑडिट चालू कर दिया है उसको क्लॉज 4A में, अगर आप देखो क्लॉज 4 पार्ट A में उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है कि देखो क्लॉज 4 में और जीएसटी 3CD का जो इनकम टैक्स का फॉर्म है उसमें जो आता है ए, पार्ट A, उसका क्लॉज 4, ठीक है, तो उसमें 44 क्लॉसेस है। क्लॉज 4 बोलता है कि क्या असेसी लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फर्निश करो। एक ऑडिटर को उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फर्निश करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें प्राइमरीली उसको चेक करना पड़ेगा कि जो रजिस्टर नंबर दिया है उसने रजिस्ट्रेशन नंबर, तो पहले वो उसके आरसी से चेक कर ले, पर आरसी अवेलेबल नहीं है तो कंपनी की लॉगिन्स की डिटेल डाल के वो पोर्टल से चेक कर ले, राइट। तो वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन नंबर, देखो ये तो इन द गिवन सिचुएशन दिया, वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से, अगर वो नहीं रिसीव हुआ तो ऑनलाइन पोर्टल पे सर्च करें बाय रिलेवेंट एंट्रीज डाल के, और साथ ही साथ रिटर्न्स भी चेक करें जो कंपनी ने रिटर्न्स फाइल करे, ठीक है, और चेक करें कि जो नंबर कंपनी दे रही है क्या रिटर्न्स में भी उसने वही फर्निश करा है। तो इफ़ द कंपनी हैज़ फाइल्ड द रिटर्न्स, अगर उसने रिटर्न फाइल करे हैं तो ऑडिटर को इंक्वायर करना चाहिए फॉर द सेम एंड चेक करना चाहिए कि क्या रिटर्न्स में भी उसने वही रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है क्या। फिर उन्होंने ये पूछ लिया कि जब आप एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटी 9 में फाइल करते हो तो मैंडेटरी, सबको तो मैंडेटरी है, पर किन को मैंडेटरी नहीं है। तो बहुत ही याद, इसमें बहुत ही ईजी है, जो भी शॉर्ट फॉर्म आपको याद है, CTP, ठीक है, NRTP, TDS, TCS, ठीक है, ECO भी आ गया, ठीक है, तो CTP और ISD, NRTP है ना, TDS, TCS, OIDAR, ISD, वो पर्सन जिसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, जिसका ऑप्शन है
फिर उसका ऑप्शन है कि तेरे को फाइल करना हो तो कर, नहीं करना तो मत कर, तो उसका ऑप्शन है, ठीक है। तो ये एक नया पॉइंट आ गया। तो समझो, पर्सन जिसका ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ से कम है इन फाइनेंशियल ईयर, उसका ऑप्शन है टू फाइल, ठीक है। वो फाइल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और ECO को तो फाइल करना ही पड़ता है, राइट। अब आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9 और 9C में क्या डिफरेंस है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। 9 जो होता है वो एनुअल रिटर्न होता है, और 9C होता है हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो 9 हमारा एनुअल रिटर्न होता है, रिपोर्ट लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न होता है। अब 9 और 9C में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले 9 एक रिटर्न है और 9C एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। ये जो रिटर्न है जो फाइल करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, हाउएवर जो 9C होता है, तो उसको पहले ऑडिटर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को सर्टिफाई करता है, देन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है और रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है। तो ये भी फाइल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं करता है, पर ऑडिटर्स को सर्टिफाई करता है। रिटर्न के साथ एनेक्जर्स नहीं जाते, पर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाते हैं। चलो ठीक है, बाकी मैं 9 के बारे में बता दूँ आपको कि ऑप्शनल है 2 करोड़ तक। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तब तो आपका ऑप्शनल है। हाउएवर ये मैंडेटरी सबके लिए है, कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें ओइडा, NRTP, CTP, RTP क्या है, NRTP, ओइडार, इन सब के लिए एक्सेप्शन है। TDS, TCS, कंपोजिशन डीलर। रही बात में आते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, तो इधर 2 करोड़ वाला सीन है, डायरेक्ट जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको जो है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा, या रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के साथ एनेक्स होके ही जाता है, ठीक। अब रही बात है तो इसमें भी एग्जाम्पशन है, CTP, NRTP इन सबको तो नहीं लगता, ठीक है, इनको फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर इसमें 2 और है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनका कैग ऑडिट होता है, जिनका ऑडिट कैग करती है, तो वो भी नहीं, और एक फॉरेन एयरलाइन कंपनी, ये 2 पॉइंट नए आए हैं, इनको भी 9 से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है ये जो रिटर्न है वो कंसोलिडेटेड रिटर्न होता है, और ये जो है एक रिकन्सिलेशन होता है। तो वापस आपको बता दूं कि 9 एक नॉर्मल रिटर्न है जो रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है, एनेक्सचर कुछ भी नहीं होता है, बस रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है, ठीक है, मतलब उसको वेरीफाई करके फाइल करता है। ये वेरीफाई करके फाइल करता है, वो फिर वो ऑडिटर सर्टिफाई करता है और रजिस्टर्ड पर्सन उसको वेरीफाई करके फाइल कर देता है। मतलब कि इधर वेरीफाई होता है और उधर होता है सर्टिफाई। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द स्कोप ऑफ GST। तो ठीक है, ये स्कोप ऑफ GST और ये सब देखने की जरूरत। स्कोप ऑफ ऑडिट अंडर GST, तो तीनों ऑडिट लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। और ये बोल देना कि ऑडिट देखो CA-CMA भी कर सकते हैं, टैक्स ऑफिसर भी रूटीन टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, एंड देन CA-CMA नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर वो भी कर सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, ये सब लिख दो। द स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन बाय द टैक्स अथॉरिटी इज़ मच वाइडर विच में इंटेल इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एट द बिजनेस प्रीमाइस। देखो ये बोल रहे स्टेट द स्कोप ऑफ ऑडिट अंडर GST वेदर इंस्पेक्शन और फेट अकम्पली। देखो जब इंस्पेक्शन करते हैं ना टैक्स अथॉरिटीज़, तो उसमें इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर बिजनेस प्रीमाइस पे होता है। तो बिजनेस प्रीमाइस पे होता है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, और उसके व्हीकल्स पे। और ये जो पावर है इंस्पेक्शन की, ठीक है, ये अथॉरिटी यूज़ करता है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जब JC और उसके अबव को रीज़न टू बिलीव है कि टैक्स इवेजन हुआ है, तो ये इंस्पेक्शन कर लेते हैं। मतलब समझ रहे हो, इंस्पेक्शन का पूरा उन्होंने सीन बता दिया कि JC और उसके अबव को जब रीज़न टू बिलीव होता है, ठीक है, और रीज़न टू बिलीव क्या होता है, टैक्स इवेशन का, ठीक है। तो ऐसे केस में तो ये जो है इंस्पेक्शन बिजनेस प्रीमाइस का करते हैं और व्हीकल का कर लेते हैं। उधर लिखा हुआ है कि जो स्कोप ऑफ ऑडिट अगर कंपेयर करें इंस्पेक्शन से, तो जो ऑडिट का स्कोप है ना वेरी लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, अप टू फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब ये होता है कि समथिंग जो पहले हो चुका है और जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको बोलते हैं फेट अकम्पली। तो देखो ये लिखा हुआ है कि फेट अकम्पली इज अ थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन। तो ऑडिट में यही तो होता है, सब हो चुका है, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन और हैज़ बीन डिसाइडेड। चलो हैपन हो गया, पर या तो नहीं हुआ, तो हमने एक बातचीत कर ली है, तो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हैपन और हैज़ बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड अबाउट इट। और कोई सी पर्टिकुलर काम है जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, बिफोर दोज अफेक्टेड अबाउट इट। अफेक्टेड तो बाद में होंगे, पहले ही सब ये डिसाइड हो गया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो।
जैसे कि शेयर होल्डर्स को जो हम रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं वो एक फेट अकम्पली है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हो चुका है, कोई काम कर दिया, वो काम हम मम्मी पापा को बता रहे कि हमने ये गड़बड़ कर दी, तो ये फेट अकम्पली है, ये बोल दिया हमने। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऑडिट की काम तो वैसे भी लेट ही आता है, तो ऑडिटर को कोई पावर थोड़ी ना, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है, ठीक है, इसलिए ऑडिट, ठीक है, फेट अकम्पली है, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर आर नॉट हैविंग पावर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ये व्हीकल्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बट टू मेक चेकिंग, इसलिए जो है सिर्फ ये रिकॉर्ड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिटर्न ये सब चेक करते हैं। तो जो आपको चेक करने का है, ऑडिट फेक अकम्पली नहीं है, पर जो आपको चेक करने का है वो इंस्पेक्शन में हो चुका है, ठीक है, इसलिए ऑडिटर वो नहीं काम करेगा क्योंकि वो फेट अकम्पली है। मतलब ले देखे फेट अकम्पली का मतलब ये होता है कि जो हो गया, डिसाइड हो गया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ना तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, ना तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। इसको ऐसे समझा जाएगा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीडर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। तो हमने ये सब चीज़ें जो है हमने ये नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर ली। अगला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस इन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी और स्पेशल ऑडिट। तो आपको पता ही होगा कि टैक्स अथॉरिटी और स्पेशल ऑडिट में अंतर क्या है, ठीक है। सबसे पहले टैक्स अथॉरिटी वाला जो ऑडिट है वो रूटीन नेचर का ऑडिट है, ठीक है। स्पेशल ऑडिट, तो स्पेशल ऑडिट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ऑडिट होता है। टैक्स अथॉरिटी में ऑडिट जो करते हैं वो रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। तो यही है कि रूटीन ऑडिट रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा पॉइंट हो गया रूटीन ऑडिट का। दूसरा है कि ये रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं, तो रूटीन ऑडिट रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं किसी भी प्रीमाइस में, टैक्स पेयर के प्रीमाइस में या टैक्स ऑफिसर्स के प्रीमाइस में, ठीक है। तो एक प्रीमाइस का पॉइंट हो गया। तो रूटीन ऑडिट टैक्स पेयर करते हैं, नहीं सॉरी, रूटीन ऑडिट रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं, 1 सेकेंड, रूटीन ऑडिट रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं। तो रूटीन ऑडिट रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं किसी भी प्रीमाइस में 3 महीने के अंदर। तो पहला पॉइंट है रूटीन ऑडिट, ये रूटीन ऑडिट होता है, वो स्पेशल ऑडिट होता है। ये रिवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं, उधर CA में करते हैं किसी भी प्रीमाइस में, ठीक है। उधर जो स्पेशल ऑडिट है वो सिर्फ टैक्स पेयर के प्रीमाइस में होता है। वो इन 3 महीने विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 6 मंथ, और ये 90 + 90 डेज में ये कंक्लूजन हो जाना चाहिए। इस तरीके से डिफरेंस है। अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ऑडिट, क्या इसे इन्वोक कर सकते हैं इन रूटीन मैनर? देखो रूटीन मैनर में स्पेशल ऑडिट नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल ऑडिट कब होता है कि एनी स्टेज, जब इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंस्पेक्शन चल रहा है, तो समझ रहे हो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब कि वो हम कर रहे हैं, वो दौरान हमको लग रहा है, ठीक है, एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, और लग किसको रहा है असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव को, लग किसको रहा है असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव को, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू द, उन्होंने देखा कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। तो केस कॉम्प्लेक्स है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, इज ऑफ ओपिनियन। तो उनको ध्यान रखते हुए नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको ध्यान रखते हुए इज ऑफ द ओपिनियन की वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है, क्रेडिट जो है नॉर्मल में अवेल नहीं किया है। तो एनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी, ठीक है, जॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब कि असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव को किसी भी स्टेज में रीज़न टू बिलीव होता है। क्या रीज़न टू बिलीव होता है, ठीक है, गिविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग, रीज़न टू बिलीव नहीं बोल सकते, एनी स्टेज पे असिस्टेंट कमीशन या उसके अबव को गिविंग रिगार्ड टू, ठीक है, गिविंग रिगार्ड टू फॉलोइंग नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज ऑफ ओपिनियन, ठीक है। इनको ध्यान रखते हुए इस ओपिनियन पे पहुँचे हैं कि जो वैल्यू है वो करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है, जो क्रेडिट है वो नॉर्मल लिमिट में अवेल नहीं करा है। तो ऐसे केस में जो है ही में विद द प्रायर अप्रूवल, क्या प्रायर अप्रूवल ले लो कमिश्नर का, ठीक है, डायरेक्ट करो सच रजिस्टर्ड पर्सन बाय कम्युनिकेशन इन राइटिंग, ठीक है। तो ही में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, ही में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन को डायरेक्ट करो, ठीक है, बाय कम्युनिकेशन इन राइटिंग। तो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर डायरेक्ट सच रजिस्टर्ड पर्सन बाय कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग, तो आप अप्रूवल लेकर डायरेक्ट करोगे रजिस्टर्ड पर्सन को बाय कम्युनिकेटिंग राइटिंग टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। तो पूरा ये सीन बता दिया। फिर ये बोल दिया कि देयरफॉर इट कैन बी इन्वोक्ड इन अ रूटीन मैनर। अब देखो, स्टेट द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न, कि अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, ठीक है,
9 में जो एनुअल रिटर्न है वो आपने फाइल नहीं करा और आपने ऑडिट भी नहीं कराया, आपने रिटर्न नहीं फाइल करा, आपने ऑडिट नहीं कराया। आपको याद है टैक्स ऑडिट में ऐसा होता था कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करे, बुक्स मेंटेन नहीं करी और आपने ऑडिट नहीं कराया, ठीक है, बुक्स मेंटेन नहीं करी तो ऑडिट नहीं हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि देखो बुक्स मेंटेन नहीं करी तो ऑब्वियस बात है ऑडिट नहीं होगा, तो बुक्स मेंटेन नहीं करी है उस पर जो पेनल्टी लग गई, अब ऑडिट पे वापस से क्यों पेनल्टी लगा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगती थी। पर इधर अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करा और ऑडिट नहीं करवाया, दोनों पे पेनल्टी है। तो अगर आप देखो ये नोट्स में कि रिटर्न में डिले है, ठीक है, रिटर्न में डिले है तो 100 पर डे, राइट, देखो लेट फी लगेगी 100 पर डे और ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज, और मैक्सिमम कितना, चलो 100 पर डे लगता गया, मैक्सिमम 0.25%, 0.25% ऑफ टर्नओवर। ये CGST एक्ट में है इक्वल अमाउंट, ठीक है, UGST में भी है। हाउएवर अगर ऑडिट पे देखा जाए तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन द GST लॉ फॉर नॉट गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड। पर अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया, ठीक है, तो ऐसे पेनल्टी तो है, और पेनल्टी है सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी लग जाएगी 25,000 तक की पेनल्टी। क्या आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन का तो और कहीं भी पेनल्टी नहीं दे कर रखी है तो इधर 25,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी। ओके, रमो एंड कंपनी वाइल अपॉइंटिंग जतिन प्रसाद एंड एसोसिएट अ CA फर्म एज देयर GST ऑडिटर, वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ GST प्रैक्टिशनर, ठीक है, ओनली अ GST प्रैक्टिशनर CA फर्म ही इज एलिजिबल टू डू दी ऑडिट। तो देखो ऐसा नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 35 है, ठीक है, ऐसा नहीं है। CA और CWA ऑडिट करते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है, ये नहीं बोल के रखा है कि CA CWA को पहले GST प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा। तो देखो पूरा 35 है समझाओ, फिर ये बोलो कि GST प्रैक्टिशनर के लिए रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज GST प्रैक्टिशनर। ओके, नटराज जो प्रोप्राइटर है सत्यम कंपनी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वाइल डूइंग GST ऑडिट इन फॉर्म, ठीक है, GST ऑडिट इन फॉर्म 9C रिकमेंड करा एडिशनल लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज नॉट डिक्लेयर। आपने सप्लाईज डिक्लेयर नहीं करे होंगे रेगुलर रिटर्न में, ठीक है, आपने एनुअल रिटर्न में भी डिक्लेयर नहीं करे, तो सी आप सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप रेगुलर रिटर्न में डिक्लेयर करो, फिर आपको एक ऑप्शन रहता है कि चलो उधर आप ठीक नहीं कर पाए तो एनुअल रिटर्न में इसको ठीक कर लो, फिर उधर भी ठीक नहीं करा तो आपको फिर ये रिकमेंड करेंगे, ठीक है, ये रिकमेंड करेंगे एडिशनल लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में। अब आपकी इच्छा, आपको एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन डिस्क्रिशनरी होती है, कोई मैंडेटरी नहीं होती, आपकी इच्छा, आपको एक्सेप्ट करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। और देखो एक चीज़ और है, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ITC 1 करोड़ भी था। देखो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक एडिशनल लाइबिलिटी उन्होंने बोल दिया 1.5 करोड़ की, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि यार आपने रिटर्न में ठीक नहीं करा, आप एनुअल रिटर्न में ठीक करते, आपने नहीं करा, मेरे को दिख गया है तो मैं इसको एडिशनल लाइबिलिटी में आपको रिकमेंड करूँगा 1.5 करोड़ का, ठीक है, क्योंकि आपने ये रेगुलर रिटर्न ये सब फर्निश नहीं करा। अब जब पेमेंट की डेट पे उसके पास ITC था, अगर वो चलो पेमेंट करना एक्सेप्ट करता है तो क्या वो ITC का यूज़ कर सकता है, तो फिर वो ITC का यूज़ नहीं कर पाएगा और ये एडिशनल लाइबिलिटी उसको सिर्फ ECL इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है कि सच लाइबिलिटी पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसलिए हम जो है उधर अमेंड कर देते हैं। और फिर एक पॉइंट यही है कि जो 15(2)D के हिसाब से हमने क्वेश्चन करा था कि वो जो इंटरेस्ट होता है ऑन डिले पेमेंट आपको सप्लाईज में एंटर करना चाहिए और आपको जो है इंक्रीज वैल्यू पे टैक्स देना चाहिए। अगर आपने नहीं टैक्स दिया है और आपने एनुअल रिटर्न में भी इसको ठीक नहीं किया है तो ऑडिटर आपको रिकमेंड करेगा ये डिस्चार्ज करने की वो लाइबिलिटी, ठीक है, और अगर आपने उसको जो, हाँ तो ठीक है, बस यही लिखा हुआ था, ठीक है, तो व्हाट एक्शन इज़ रिकमेंडेड, ठीक है, तो क्या एक्शन ऑडिटर रिकमेंड करेगा, क्या लाइबिलिटी आप उस पर जो है इंक्रीज टर्नओवर पे पे करो, बस यही है। तो क्या बोल के रखा है कि आप रिटर्न्स के दौरान सही कर लो, या तो आपके पास ऑप्शन है टू डिस्चार्ज सच लाइबिलिटी, वो जो लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फॉर्म GSTR 9 फॉर्म फाइल करते समय डिस्चार्ज कर दो, तब भी नहीं करा है तो ऑडिटर रिकमेंड करेगा टू पे दी एडिशनल लाइबिलिटी। आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, अदरवाइज जब डिमांड आएगी तब तो तुम्हारा बाप भी करेगा। वही एक को अपॉइंट करा एज एन ऑडिटर और ऑडिट करने के दौरान उसको पता चला कि एक्सेस ITC अवेल करा है तो उसने रिकमेंडेशन करा, अब मैनेजमेंट ने मना कर दिया पे करने से, तो रिकमेंडेशन वैसे ही बाइंडिंग नहीं है, तो उसकी इच्छा उसको एक्सेप्ट करा तो एक्सेप्ट करे, ठीक है, चूज़ टू मेक पेमेंट और चूज़ टू रिजेक्ट, हमको क्या। एक और फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड विद GST इन दिल्ली, उसकी ब्रांच जो है पंजाब और हरियाणा में है, दिल्ली पंजाब हरियाणा सब जगह इतना टर्नओवर है। पंजाब से तो सिर्फ एग्जाम सप्लाई ही होती है, जब इन द व्यू ऑफ GST ऑडिट किस पे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ व्यू दैट GST ऑडिट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन देम,
वो ये बोल रहे हैं कि जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो सपोज कर, देखो समझो, हम एक हर एक एंटिटी का नहीं करते रहेंगे टर्नओवर कैलकुलेशन। जीएसटी ऑडिट पूरे एमएम लिमिटेड का होगा, जो एक पूरी कंपनी है, ठीक है। और टर्नओवर का जो कैलकुलेशन है पैन इंडिया बेसिस पे होगा। तो क्या लिखा हुआ है, पैन इंडिया बेसिस पे जो है टर्नओवर कैलकुलेशन होगा, और टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कंटेंशन वैलिड नहीं है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर टोटल पैन इंडिया बेसिस पे 5 करोड़ से ऊपर हो रहा है तो जीएसटी ऑडिट सब पे होगा। अब सी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 2-3 टाइप, मतलब कि एक क्वेश्चन आता है जो पर्टिकुलर 2-3 बार पूछ लिया कि ये बोला है कि अगर किसी एंटिटी पे जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है, उससे रिटर्न फाइल नहीं करे है, तो ऐसे केस में आप क्या एडवाइस करोगे। तो आप उसको देखो, ये एडवाइस करोगे सबसे पहले कि रिटर्न फाइल कर 1, 3, B9 सब फाइल कर, ताकि ऑडिटर जो है वेरीफाई कर सके, ठीक है, वेरीफाई वैलिडेट कर सके रिटर्न की जो भरे सही भरे कि नहीं भरे, ठीक है। इधर वेरीफाई कर लिया। दूसरा ये वेरीफाई कर लेगा कि आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी प्रॉपर्ली कैलकुलेट करी कि नहीं करी, अच्छा आईटीसी क्लेम प्रॉपर कैलकुलेट करा कि नहीं करा, ये सब चीज़ें उससे प्रॉपर कैलकुलेट करी कि नहीं करी। साथ ही साथ अब एडिशनल में उसने ये बोला कि ऑडिटर को चलो ठीक है, आप ये सब चीज़ें तो देखो, ठीक है, आप ये सब चीज़ें तो ऑडिटर को एडवाइस करेंगे, और फर्दर ये भी एडवाइस करेंगे कि तेरे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का आएगी बैकअप ऑफ मंथली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकअप ऑफ मंथली एंड एनुअल रिटर्न, कि किस तरीके से बैकअप लिया जाता है, ठीक है। तो ऑडिटर मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, को पता होना चाहिए बैकअप ऑफ मंथली एंड एनुअल रिटर्न किस तरीके से कॉमन पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जीएसटी के सारे चैप्टर्स का नॉलेज, जीएसटी के सारे चैप्टर हैं, सबका सब लिख दो, सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो अगला, आईटीसी हैज़ बुक्ड इन परचेस अकाउंट इज एज फॉलोज। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, 1.5 लाख। परचेस ऑफ कंज्यूमेबल 60,000। फूड आइटम स्टाफ के लिए खरीदा है, तो देखो आपने ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ा होगा कि यार ये तो इस पर तो नहीं मिलता आईटीसी, ठीक है। तो ले देखे ये हो गया 2,10,000। और आईटीसी अवेल्ड उसने 2,22,000 किया, तो गलत किया ना, 2,10,000 ही आप अवेल कर सकते हो। दूसरा, एडवोकेट जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसने 18 रुपये चार्ज करे 100 रुपये के इन्वॉइस पे, तो सामने वाले ने 118 रुपये पे करे, एडवोकेट ने रेमिट कर दिया जो है गवर्नमेंट को, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन 7D में नहीं आएगा। 7D में मतलब कि वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो रिवर्स चार्ज वाले होते हैं। सी एडवोकेट, इधर अपन अगर ये माने कि क्लाइंट बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में अगर एडवोकेट रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो इधर आरसीएम लग जाता है, इधर आरसीएम लग जाता है, तो आपको चार्ज नहीं करना है, सामने वाला पे करेगा, तो इसलिए 7D में आएगा। देखो सप्लायर करा है, सप्लाई इज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू मेड टैक्स, ठीक है। लीगल सर्विस जो एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है वो लायबल टू रिवर्स चार्ज। एज्यूम करो कि सारी कंडीशन पूरी हो गई है, तो जो है ट्रांजेक्शन डिक्लेयर करो सीरियल नंबर 7D में, ठीक है। तो अगर आपने रॉन्गली फॉरवर्ड चार्ज के थ्रू जो है अगर आपने जमा कर दिया फॉरवर्ड चार्ज के थ्रू, विल नॉट चेंज द फैक्ट। तुमने फॉरवर्ड चार्ज में जमा करा, दैट डजंट मीन कि फैक्ट ही चेंज हो जाएगा, आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम लगेगा तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि टैक्स तो चले गया ना तो काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आरसीएम के तहत रिसीवर को, जो सर्विस रिसीवर है उसको, रिसिपिएंट है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सी जीटीए ने कंसाइनमेंट नोट इशू करा तो उसने जीएसटी चार्ज नहीं करा, ठीक है, चार्ज नहीं करा तो आरसीएम बेसिस पे हो जाएगा। किसी ने भी बुक कराओ, आप कंसाइनर ने बुक कराओ, कंसाइनी ने बुक कराओ, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर बुक करा जीटीए, रिसिपिएंट हैज़ पेड द फ्रेट, रिसिपिएंट ने फ्रेट पे करा तो टर्नओवर तो मेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी कंटेंट नहीं है तो आरसीएम प्रोविजन लग जाएंगे, और जो है जो पर्सन लायबल टू पे फ्रेट उसको पे करना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। अब समझना, जब आप अब देखो पर्सन लायबल टू पे फ्रेट, जब वो फ्रेट पे कर रहा है तो रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, खुद जाके टैक्स पे कर रहा है। तो जब हम 9C बनाएंगे जीटीए का तो उसके 7D में जाना चाहिए, रिसिपिएंट के 7D में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आरसीएम जो है वो जीटीए के लिए, भैया एक जीटीए के लिए ये आरसीएम है, ये आरसीएम रिसीवर के लिए थोड़ी ना। तो जीटीए का देखो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं वो जब वो रिसिपिएंट अपना जब 9C बनाएगा ना तो उसमें होगा, नहीं, जीटीए के 9C में। तो वाइट प्रिपेयरिंग 9C ऑफ जीटीए ट्रांजेक्शन 7D में एंटर होगा। वैसे अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी जीटीए ने इंक्लूड करा, इशू करा कंसाइनमेंट नोट और चार्ज करा जीएसटी, और रिसिपिएंट ने पे फ्रेट करा। समझो, अगर कंसाइनमेंट नोट में जीएसटी चार्ज है तो रिसिपिएंट पे फ्रेट पे कर रहा है तो 7D में तो मेंशन नहीं होगा सबसे पहले, ट्रांजेक्शन शुड नॉट एंटर, क्योंकि ये द फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं कि सीबीएसई के हिसाब से जो है हमारा एनुअल टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न में 65 लाख आएगा,
अकाउंट्स में 68 लाख आएगा। तो सबसे पहले हम अकाउंट से जीएसटी की तरफ जाते हैं तो पहले 3 लाख कम हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि रिसीव जब मनी करा तब वो 66 हो गया, मतलब अकाउंट्स में हमने 68 बुक करा हुआ था तो हम 68 से 65 पे लेकर आए। बाद में ये समझ में आया कि अकाउंट में तो और 2 लाख से कम हो गया, तो कायदे से हमें तो 66 से 65 पे आना था और हम 68 से 65 पे लेके आ गए। हमको 1 कम करना था, हमने 3 कम कर दिया, तो एडिशनल फिर 2 लाख अलग से ऐड करो, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2 लाख जो आपने पीएनएल में डेबिट करा, मतलब 2 लाख जो आपने अकाउंट्स में कम करा, अगेंस्ट नीड टू बी एडेड फ्रॉम द एनुअल टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल। तो अब देखो यही था कि जीएसटी रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखो तो जीएसटी रिटर्न में जो है टर्नओवर 65 लाख है, अकाउंट्स में फाइनेंशियल में टर्नओवर 68 लाख है। तो सबसे पहले 68 से 65 पे आओगे, 3 लाख रिड्यूस हो जाएगा। देन जब रिसीव हुआ पैसे तो 70 के भाव पे पैसे रिसीव हुए, मतलब हम तो 68 से 65 की तरफ आ रहे थे, पर पीएनएल में तो क्रेडिट और 2 हो गया, तो कायदे से हमें को 70 से 65 पे आना है, मतलब मेरे को एडिशनल में 2 लाख और माइनस करने पड़ेंगे। तो इसलिए एडिशनल में 2 लाख जो पीएनएल में क्रेडिट हुआ है ना, वो रिड्यूस करेंगे फ्रॉम एनुअल टर्नओवर। वही अनुज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जीएसटी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, मैनेजमेंट ने अनुज को बोला है जीएसटी ऑडिट करने के लिए और 3B फाइल करने के लिए। मैनेजमेंट हैज़ आस्क्ड मिस्टर अनुज फॉर जीएसटी ऑडिट। देखो मैनेजमेंट ने अनुज को बोल दिया कि तू जीएसटी ऑडिट कर दो, जीएसटी 3B फाइल कर दे। क्या अनुज 3B फाइल करेगा क्या? और वो बोल रहे हैं एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दो, तो अनुज ये नहीं करेगा। अनुज का काम ये थोड़ी ना, ऑडिटर ये थोड़ी ना करेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर का काम क्या काम है, जीएसटी ऑडिट करना, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना या रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को ऑडिट करना, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है 1 सेकेंड, जीएसटी ऑडिट ये थोड़ी ना करेगा कि पीरियोडिक रिटर्न्स बना रहा है, ठीक है, और ठीक है पीरियोडिक रिटर्न्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे गिवन सिचुएशन में भी ऐसा ही है, अनुज ये सब नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केस में ठीक है जीएसटी ऑडिट होगा हर जगह से। ये भी वही है कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है जो जीएसटी ऑडिट होगा, ठीक है। तो जीएसटी ऑडिट अप्लीकेबल होगा, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, वो कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है। तो देखो हाँ, और अगर आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया दैट डजंट मीन कि 66 का ऑडिट नहीं हो सकता, आपका 66 में जो स्पेशल ऑडिट है वो तो होगा, ये सब चीज़ें हैं। और 1 सेकेंड, मेहता कंपनी रजिस्टर पर्सन ने उसको नोटिस रिसीव हुआ और ठीक है ऑफ ऑडिट और जीएसटी एडिटिव 1 में रिसीव हुआ 15 नवंबर को, और ये बोला कि ऑडिट टीम 21 नवंबर से आ रही है। तो भाई आरपी इज़ एक्सपेक्टेड द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, और बोल दिया कि तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। हमने 15 तारीख को नोटिस दिया, हम बोल रहे हैं ना 21 तारीख को आ रहे, 6 दिन का नोटिस दे रहे, तुम कम से कम तैयारी रख लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो एज अ कंसल्टेंट क्या एडवाइस दोगे क्लाइंट को? क्लाइंट को ये एडवाइस दोगे कि नोटिस जो है वो एटलीस्ट 15 डेज़ का होता है, ठीक है, नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज। तो ऐसे केस में आप भी इंटीमेट करें टैक्स अथॉरिटी को, क्या आप इंटीमेट कर दो कि टैक्स अथॉरिटीज़ आप कम से कम मेरे को अप्रोप्रिएट टाइम दो, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ही मे बी गिवन अप्रोप्रिएट टाइम बिफोर द नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड मे बी केप्ट रेडी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, ठीक है, मेरे को कम से कम टाइम तो दो आप। तो आरपी रिक्वेस्ट करेगा टैक्स अथॉरिटीज़ को टू गिव अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। तो 15 डे का नोटिस है तो वर्किंग डेज होने चाहिए। तो इस तरीके से जीएसटी ऑडिट के सारे क्वेश्चन ओवर कर लिए हमने सब चीज़ें समझ ली, राइट। तो इस तरीके से हमने जीएसटी ऑडिट खत्म किया। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल जो भी है मतलब कि मेरे को ये बोलने का था। देखो ये है कि हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए अब तक के जो भी क्वेश्चन थे। अब यार देखो 9C के अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, तो अगर आपको फील्ड्स अगर सेपरेटली पढ़नी तो बता देना, 9C के सेपरेटली फील्ड्स मैं आपको बता दूंगा। बट देखो यार क्वेश्चन तो सिर्फ सीरियल नंबर 70 आरसीएम से आ रहे हैं, तो आरसीएम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑडिट कर रहा है ना, जो जिसका सेकंड ग्रुप नहीं है, तो तुम जीएसटी पढ़ना मत बैठ जाना कि सप्लाई पढ़ना है, ये पढ़ना है। तुमको आता है तो ठीक है, और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ लो। बट ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। हमारे यहाँ फिजिकल ऑडिट जो है वैसे भी 5-6 नंबर का आता है, उसमें भी जीएसटी ऑडिट के चांसेस कितने रहेंगे। तो उस प्रोबेबिलिटी को देखते हुए ना, ऐसा नहीं कि वो चीज़ कवर करने के लिए आप पूरा जीएसटी पढ़ने बैठ गए। अब पूरा जीएसटी नहीं इन द सेंस कि आप सप्लाई आरसीएम ये सब देखने बैठ गए, आईटीसी का ब्लॉक क्रेडिट का होता है ये सब देखने बैठ गए। आपकी इच्छा हो तो देख लो, बट कायदे से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी है ये सारे क्वेश्चन ओवर हुए हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन मिले, कुछ मिले तो आप बता देना, और कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रिवाइज़ करेंगे टैक्स ऑडिट, ठीक है। हम टैक्स ऑडिट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ को, जैसे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ को इधर इनकॉर्पोरेट करा है,
वैसे हम उधर भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उस तरीके से हमारा वो भी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम टैक्स ऑडिट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बाय।